मित्रों, हर इच्छाधारी नागिन के पास उसकी अपनी नागमणि अवश्य होती है। कहा जाता है कि जब स्वाति नक्षत्र की पहली वर्षा की बूंद किसी कोबरा के मुख में गिर जाती है तो वह अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न कर देता है। नागमणि प्राप्त करने वाला सर्प अद्भुत और अपार शक्तियों का स्वामी बन जाता है, जैसे मनुष्य का रूप धारण कर लेना, पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाना, या फिर अपने शरीर का आकार मनचाहा बड़ा या छोटा कर लेना। उस नागमणि की चमक इतनी प्रबल होती है कि उसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा दुनिया की निगाहों से छिपा कर रखती है। अगर कोई उसकी नागमणि छीन ले तो उसका क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहे हैं, जो बिहार के दरभंगा जिले के पास बसे एक छोटे से गांव में घटित हुई थी। ये गांव घने और भयावह जंगल के बिल्कुल किनारे बसा था। चारों ओर घनी हरियाली और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें थीं, जिनके पीछे सूरज की रोशनी तक कई बार खो जाती थी। गांव के लोग जंगल के पास तो जाते थे, मगर भीतर ही भीतर उन्हें उस जगह से एक अजीब सा डर भी महसूस होता था। इसी गांव में सौरभ और गोपाल नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती बचपन से चली आ रही थी और दोनों हमेशा साथ रहते थे। दोनों के पास अपनी अपनी बकरियां थीं। रोज सुबह वे बकरियों को लेकर जंगल जाते, उन्हें हरी हरी घास खिलाते और आपस में बातें करते हुए शाम को घर लौट आते। लेकिन उसी जंगल में एक भयंकर रहस्य छिपा हुआ था। वहां एक इच्छाधारी नागिन अपने साथी नाग के साथ रहती थी। दोनों का काम था उस दिव्य नागमणि की रक्षा करना। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि ऐसा रत्न था जिसमें असीम शक्तियां छिपी थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि गोपाल की एक बकरी चढ़ते चढ़ते जंगल के भीतर गुम हो गई। गोपाल घबरा गया और सौरभ से बोला, भाई, तुम बाकी बकरियों को लेकर घर चले जाओ, मैं अपनी खोई हुई बकरी ढूंढकर अभी आता हूं। सौरभ ने उसे चेताया, बहुत देर मत करना, जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। पर गोपाल अपनी जिद पर अड़ा रहा और अकेला ही जंगल की गहराइयों में उतर गया। उसी समय नागिन अपना रूप बदलकर मनुष्य का रूप धारण किए गांव की ओर चली गई थी। उसने नाग को नागमणि की रक्षा के लिए वहीं छोड़ रखा था। गोपाल अपनी बकरी की खोज करता उसी जगह जा पहुंचा जहां एक पुराने विशाल पेड़ की जड़ के पास एक गहरा बिल था। वहां से तेज रोशनी निकल रही थी। गोपाल की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि वहां कोई कीमती हीरा या रत्न दबा होगा। उसने पास से एक मोटी डाली तोड़ी और उसे डंडे की तरह पकड़कर उस बिल को खोदने और पीटने लगा। डंडे की चोट से वहां छिपा नाग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने फुफकार कर कई बार चेतावनी दी, मगर गोपाल ने उसकी परवाह नहीं की। कुछ ही देर में वह बेबस नाग वहीं दम तोड़ बैठा। नाग को मृत देखकर गोपाल के मन में डर के बजाय लालच उमड़ आया। उसने नाग के पास रखी वह चमकती वस्तु देखी और समझ गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि वही रहस्यमयी नागमणि है। वह झुककर नाग के शरीर को डंडे से हिलाने डुलाने लगा, और जब यह सुनिश्चित हो गया कि नाग मर चुका है, तो उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उस चमचमाते रत्न को उसमें लपेट लिया। उत्साह से भरा गोपाल तेजी से गांव की ओर भाग निकला। जल्दबाजी में वह यह भी भूल गया कि उसकी बकरी अभी तक जंगल में ही है। उधर जब नागिन गांव से लौटकर अपने बिल तक पहुंची और देखा कि उसका नाग मृत पड़ा है और नागमणि गायब है, तो उसका क्रोध फट पड़ा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं और जमीन पर फड़फड़ाता उसका फन मानो आग बरसा रहा था। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से नाग की आंखों में झांका और तुरंत देख लिया कि यह सब गोपाल की करतूत है। गोपाल से बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी। यदि वह नाग के शव को वहीं जला देता तो नागिन कभी उसका चेहरा और नाम नहीं जान पाती। लेकिन उसकी जल्दबाजी ने अब उसके लिए बच निकलने का रास्ता बंद कर दिया था। इधर गोपाल घर पहुंचते ही खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने नागमणि को हाथ में लिया और मन ही मन इच्छा की, काश मेरी खोई हुई बकरी मुझे मिल जाए। और तभी हुआ चमत्कार। अगले ही पल उसकी वही बकरी उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। गोपाल, जिसे अब लोग रमेश कहने लगे थे, कि किस्मत जैसे पलट गई थी। नागमणि की शक्ति से उसने अपने टूटे फूटे घर को महल में बदल डाला। कुछ ही दिनों में वह गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बन गया।
लोग उसकी नई हैसियत देखकर हैरान रह जाते थे। और यह सब केवल नागमणि की अद्भुत शक्ति का परिणाम था। लेकिन दूसरी ओर जंगल की गहराइयों में रहने वाली इच्छाधारी नागिन के बैठी जोर जोर से रो रही है। उसका चेहरा अपूर्व सौंदर्य से भरा था, लेकिन आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रमेश को उसकी दशा देखकर दया आ गई। वह पास गया और बोला, बहन, आप कौन हैं? क्या हुआ? क्यों रो रही हैं? उस औरत के भेष में छिपी नागिन ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम पायल है। मैं पास के गांव में अपने पति के साथ रहती थी, पर कल मेरे पति ने किसी और औरत से शादी कर ली और मुझे पीट कर घर से निकाल दिया। अब मैं बेसहारा और अकेली हो गई हूं। उसकी करुण कहानी सुनकर रमेश का हृदय पिघल गया और उसकी सुंदरता देखकर वह मोहित भी हो गया। दया और आकर्षण दोनों के प्रभाव में रमेश ने पायल को अपने साथ घर ले जाने का निर्णय लिया। समय के साथ साथ पायल और रमेश के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। जो रिश्ता शुरुआत में हमदर्दी से शुरू हुआ था, वह अब दोस्ती में और फिर धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। रमेश को पता ही नहीं चला कि कब वह पूरी तरह पायल के प्रेम जाल में फंस गया। एक दिन दोनों गांव के बाहर टहलने निकले। चारों ओर पेड़ों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी पायल ने बड़ी मासूमियत से पूछा, रमेश, तुम्हारे गले में जो यह चमकती हुई माला है, यह आखिर क्या है? रमेश हल्के से मुस्कुराया और बोला, ओह, ये तो बस एक साधारण आभूषण है। मुझे पसंद आया इसलिए पहन लिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वही माला असल में नागमणि थी। पायल ने भोलेपन का नाटक करते हुए कहा, यह माला तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पहनकर देख सकती हूं? बस देखना चाहती हूं कि मेरे गले में कैसी लगेगी। रमेश अचानक थोड़ा घबरा गया और बोला, नहीं पायल, यह माला मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम कुछ और मांग लो। पर यह नहीं। पायल ने झट से नाराज होने का नाटक किया और गुस्से में बोली, रमेश, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और अब मैंने तो बस एक छोटी सी माला मांगी थी। इसके लिए भी तुम मना कर रहे हो। अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। उसकी आंखों के आंसू और क्रोध देखकर रमेश का दिल पिघल गया। वह उलझन में पड़ गया और अंततः बोला, ठीक है, पायल पर ध्यान रखना यह बहुत कीमती है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए पहन लेना। जैसे ही रमेश ने माला उतारकर पायल को दी, एक विचित्र और भयावह दृश्य घटित हुआ। पायल का सुंदर चेहरा अचानक बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका रूप भयानक हो गया। आंखें लाल आग जैसी चमक उठी, चेहरा विकराल हो गया और शरीर पर नागिन का रूप उभर आया। असल में वह पायल नहीं, वही इच्छाधारी नागिन थी। जैसे ही नागमणि उसके हाथ में आई, उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। नागिन ने गुस्से से फुफकार मारी और झपट कर रमेश को डस लिया। कुछ ही पलों में रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। रमेश की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। दरवाजा खुला पड़ा था, घर अस्त व्यस्त था और आंगन के बीच रमेश की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर भय की ऐसी छाप थी मानो उसने मरने से पहले किसी भयंकर चीज को देखा हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था, उसके गले की नागमणि गायब थी। गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कोई साधारण मौत नहीं, रमेश पर किसी अनहोनी का साया था। अजय, जो रमेश का सबसे करीबी दोस्त था, जब वहां पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अपने दोस्त की लाश को छूकर बोला, रमेश, तू ऐसा कैसे चला गया? तूने तो कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग धीमी आवाज में बोले, बेटा, यह नागमणि का श्राप है। जिसने भी इसे छूने की कोशिश की, उसका अंजाम हमेशा भयानक हुआ है। रमेश ने लालच किया और यही उसकी सजा थी। उस रात पूरे गांव में कोई नहीं सो सका। बच्चे डर के मारे अपनी मांओं से चिपक गए और औरतें हर दरवाजा खिड़की कसकर बंद करने लगीं। बाहर हवा झोर झोर से चल रही थी और कहीं दूर से फुफकारने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अजय पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसके कानों में रमेश की बातें गूंज रही थीं। दोस्ती का मतलब है हर हाल में साथ देना। अजय ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे मौत का सामना ही क्यों ना करना पड़े, वह इस रहस्य का सच अवश्य जानेगा। रमेश की मौत के अगले ही दिन एक और भयानक घटना घट गई। गांव का एक चरवाहा शाम ढलने पर बकरियां चराकर लौट रहा था। तभी जंगल के किनारे उसे एक बेहद सुंदर औरत दिखाई दी।
उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और आंखों में अजीब सी मोहकता थी। चरवाहा अनायास ही उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वह औरत अचानक बदल गई। उसकी आंखें लाल हो उठीं, चेहरा विकृत हो गया और कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर नागिन में परिवर्तित हो गया। चरवाहा चीख भी न सका और वहीं धराशायी हो गया। सुबह जब इस नागिन का शिकार बन जाएगा। उसी शाम अजय अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच अंधेरा गहराने लगा था। कहीं उल्लू की आवाजें गूंज रही थीं, कहीं चमगादड़ उड़ रहे थे और ठंडी हवा हर पत्ते को हिला रही थी। धीरे धीरे अजय उस जगह पहुंचा जहां रमेश ने पहली बार उस औरत को देखा था। अचानक उसके कानों में वही फुफकार गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। धीरे धीरे नागिन सामने आई। उसका रूप भयंकर था। बिखरे बाल, आग और लंबा शरीर जमीन पर लहराता हुआ अजय की ओर बढ़ रहा था। नागिन ने गुर्रा कर कहा, तेरा दोस्त लालची था। उसने मेरी नागमणि चुराई थी। उसकी सजा उसे मिल चुकी है। अब तू भी मौत के लिए तैयार हो जा। अजय का दिल कांप गया, पर वह पीछे नहीं हटा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नागिन, अगर तेरा बदला लेना ही उद्देश्य था, तूने निर्दोषों को क्यों मारा? इंसानों को धोखा क्यों दिया? नागिन कुछ पल के लिए मौन रही। उसकी आंखें नम हो गईं। बोली, मैं इंसानों से नफरत नहीं करती, पर जिसने मेरे नाग को मारा उसे माफ नहीं कर सकती। और जब तक नागमणि मेरे पास है, मैं बंधन में हूँ। अजय समझ गया। सारी समस्या की जड़ ही है, नागमणि ही है। उसे याद आया कि गांव के बूढ़े तांत्रिक ने कहा था, नागमणि को केवल अमावस्या की रात शशांक की आग में डालकर ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन उस समय नागिन हर हाल में उसे बचाने आएगी। दिन गुजरते गए और आखिर अमावस्या की रात आ पहुंची। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। चारों ओर अंधेरा था। श्मशान घाट पर चिता की आग सुलग रही थी और हवा में राख कण उड़ रहे थे। अजय तलवार लेकर तैयार खड़ा था। उसने शपथ ली, आज मैं अपने गांव को इस आतंक से मुक्ति दिलाऊंगा। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, नागिन प्रकट हो गई। इस बार उसका रूप और भी विकराल था। उसकी फुफकार से पेड़ झुक जमीन हिलने लगी। नागिन दहाड़ कर बोली, आज भाग जा, नहीं तो तेरी लाश भी यहीं गिरेगी। अजय ने जोर से पुकारा, तेरे क्रोध से पूरा गांव कांप रहा है। आज नागमणि मैं तुझसे छीन कर रहूंगा। और फिर आरंभ हुआ भीषण। नागिन हवा में उठकर अपने फन से कभी अपने लंबे शरीर से अजय को जकड़ने की कोशिश। अजय बड़ी मुश्किल से बचता। उसकी तलवार नागिन की चमड़ी से टकराकर चिंगारियां नागिन घायल नहीं होती। अजय ने पूरी शक्ति लगाकर नागिन के हाथ से नागमणि छीन ली और श्मशान की ओर दौड़ा। नागिन क्रोध से पागल हो गई। चीख से पूरा जंगल थर्रा उठा। श्मशान पहुंचते ही अजय ने नागमणि जलती हुई आग में फेंक। जैसे ही नागमणि लपटों में गिरी, आसमान से बिजली और भयंकर गर्जना हुई। नागिन ने करुण चीख और जमीन पर गिर पड़ी। उसका विशाल शरीर धीरे-धीरे राख में बदल गया। उसकी आत्मा मुक्त हो गई। अजय थक कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद गांव के लोग दौड़े आए। सबने उसकी वीरता को नमन किया। गांव पर छाया भय और आतंक समाप्त हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच हमेशा विनाश की जड़ होता है। साहस और बुद्धिमत्ता से बड़ी से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है और प्रकृति की अमूल्य वस्तुओं से छेड़छाड़ करने का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। दोस्तों, आप मेरी यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, कोलकाता, चेन्नई, दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका से? कृपया अपना नाम और शहर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका नाम और शहर मेरे लिए बेहद खास और प्रिय है। सच कहूं तो जब आप सब अपने नाम और लोकेशन लिखते हैं तो मुझे भीतर से एक आत्मीयता का अनुभव होता है जो इस सेवा को सार्थक बनाता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी रोमांचक, प्रेरणादायक, रहस्यमय और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियां आने वाली हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।
अजय ने पूरी शक्ति आखिरकार अजय ने नागिन पूरी के हाथ शक्ति से लगाकर नागिन के हाथ से नागमणि छीन और ली श्मशान की ओर और दौड़ा। श्मशान की ओर दौड़ा। नागिन क्रोध से पागल नागिन हो गई। क्रोध से पागल उसकी हो गई। चीख से पूरा उसकी जंगल चीख थर्रा से पूरा उठा। जंगल थर्रा उठा। श्मशान पहुंचते ही श्मशान अजय ने पहुंचते ही नागमणि अजय ने नागमणि जलती जलती हुई हुई आग आग में फेंक दी। जैसे ही नागमणि जैसे ही नागमणि लपटों में गिरी, आसमान से आसमान से बिजली और कड़की भयंकर और भयंकर गर्जना हुई। नागिन ने करुण नागिन ने लगाई करुण चीख और लगाई जमीन पर गिर और पड़ी। जमीन पर गिर पड़ी। उसका विशाल शरीर उसका विशाल धीरे-धीरे शरीर राख में बदल धीरे-धीरे गया। राख में बदल गया। उसकी आत्मा मुक्त हो गई। अजय थक कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद गांव के लोग दौड़े आए। सबने उसकी वीरता को नमन किया। गांव पर छाया भय और आतंक अब समाप्त हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच हमेशा विनाश की जड़ होता है। साहस और बुद्धिमत्ता से बड़ी से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है और प्रकृति की अमूल्य वस्तुओं से छेड़छाड़ करने का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। दोस्तों, आप मेरी यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, कोलकाता, चेन्नई, दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका से? कृपया अपना नाम और शहर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका नाम और शहर मेरे लिए बेहद खास और प्रिय है। सच कहूं तो जब आप सब अपने नाम और लोकेशन लिखते हैं तो मुझे भीतर से एक आत्मीयता का अनुभव होता है जो इस सेवा को सार्थक बनाता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी रोमांचक, प्रेरणादायक, रहस्यमय और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियां आने वाली हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।